मैं कुमार रंजन फिर मेंस परीक्षा की सीरीज में 1857 विद्रोह की चर्चा कर रहे हैं हम। इससे पहले 1857 के पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग जान चुके हैं और उसके आगे जो घटना घटी थी थोड़ा उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। अब आगे चलते हैं कि और क्या क्या हुआ। चूँकि विद्रोही के पास अपना कोई नेता नहीं था, इसलिए उन्होंने स्थानीय सामंतों, नवाबों, राजाओं को उन्होंने अपना नेतृत्व सौंपा। ये नवाब, सामंत, राजा भी अंग्रेजों से काफ़ी सताए हुए थे, इसलिए उन्होंने विद्रोहियों का भी साथ दिया। अब आगे देखते हैं, इसी कड़ी में आगे देखते हैं। जो कानपुर में अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब को विद्रोहियों ने अपनी कमान सौंपी। नाना साहब को भी मतलब पूना से निर्वासित कर कानपुर भेज दिया गया था। इनके साथ भी अपनी परेशानी थी। अब आगे देखते हैं कि लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व संभाला। हजरत महल के बेटे ब्रिटिश कादिर ने वहाँ खुद को नवाब घोषित किया। हालांकि अपदस्थ नवाब के प्रति लोगों की गहरी सहानुभूति थी और इस ब्रिटिश कादिर ने जो नवाब घोषित जो कि खुद उन्होंने वहाँ खुद को नवाब घोषित किया, उन्होंने अपना प्रशासन नियुक्त किया। और सबसे अहम बात है, इस प्रशासन में हिंदू और मुसलमानों को उन्होंने स्थान दिया। ठीक। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने नेतृत्व संभाला। हालांकि ब्रिटिश सरकार से पेंशन पा रहे थे और उन्होंने एक अंग्रेज बड़े अधिकारी को विद्रोह के बारे में चेतावनी भी दी, लेकिन जब उन्होंने विद्रोह शुरू हो गया तो उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया। अब आगे देखते हैं कि बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। बिहार में हम सभी लोग कुंवर सिंह के बारे में जानते हैं। अंग्रेजों ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली थी और उनके बार बार लौटाने की अपील को अंग्रेजों ने अनसुना किया। वो दिवाली उपन के कगार पर पहुंच चुके थे। हालांकि उनकी विद्रोह की योजना नहीं थी, फिर भी जब विद्रोह शुरू हुआ उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में सिपाहियों की कमान संभाली। तो रानी लक्ष्मीबाई बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी लोग लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में जानते हैं। तो हुआ क्यों कि लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को लॉर्ड डलहौजी ने राज का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। उनके राज को छीन लिया गया। हालांकि रानी ने हर एक अंग्रेज अफसर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनकी बात को अनसुनी की गई। विद्रोह के मौके पर भी उन्होंने अंग्रेजों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात को फिर अनसुना कर दिया, उनकी बात को नहीं माना। और अंत में जब उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया तो उन्होंने बहुत ही आप सभी उनकी वीरता प्रसिद्ध है। आप सभी लोग उनके बारे में जानते हैं। आगे है कि सभी विद्रोही नेता बहादुर शाह को सम्राट मानते थे और उन्हीं के नाम पर सिक्के ढाले गए और उन्हीं के नाम पर आदेश भी जारी किए जाते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सभी विद्रोही नेता बहादुर शाह को सम्राट मानते थे। और चाहे विद्रोही कानपुर में हो या मेरठ में, सभी की पहली प्रतिक्रिया दिल्ली जाने की हो रही थी। विद्रोही जो है एक संगठन, एक राजनीतिक संस्था बनाने की उन लोगों में एक जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही थी। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। और आगे देखते हैं जो आगे क्या हुआ। तो विद्रोही ने प्रशासन पे भी ध्यान दिया। अब इसको उदाहरण से देख लेते हैं कि दिल्ली में एक प्रशासनिक अधिकरण बनाया गया जिसके जिम्मे राज्य के सभी काम थे। इस अधिकरण के 10 सदस्य थे, 6 सेना से और 4 नागरिक विभागों से। सारे निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। अधिकरण सम्राट के नाम पर राजकाज का संचालन करता था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विद्रोहियों ने प्रशासन पर भी समुचित ध्यान दिया। अगर हम इतिहास को इस तरह पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो हमारी समझ बनेगी, तो हम जान पाएंगे जो इतिहास में एक घटना दूसरी घटना से कैसे संबंध है। तो हमें इतिहास पढ़ने में मज़ा भी आएगा, नहीं तो ऐसे हमें कोई मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इतिहास को इसी तरह पढ़ना चाहिए। किसी भी घटना से पहले हमको क्यों जानना चाहिए, उसका क्या क्या हो रहा है उस दौरान, उसका घटना का प्रभाव क्या होता है। प्रभाव भी देखेंगे बाद में। हम प्रभाव भी आगे देखेंगे।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।